हेलो एवरीवन, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की वीडियो नंबर 2 है। और वीडियो नंबर में हमने इनिशिएट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अच्छे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लिया था। सब कुछ इसके सारे कॉन्सेप्ट जान लिए गए थे। और अब अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो पहले उसे देखे, दब आंखों से देखे। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, मैकेनिज्म देखने वाले हैं। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था ना कि किस तरह से टी जो सेल्स है वो सेल से कह रहा है किसी एंटीजन को मारेगी, और जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी से किसी एंटीजन को मारेगी। ठीक है, अब वो किसी एंटीजन को या किसी पैथोजन को किस तरह से मारती है, इसको हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म में। देखो, अब इतना तो सबको पता चल गया है। देखो, बोन मैरो ही क्या बनाती है, हमारी लिम्फोसाइट बनाती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है कि किस तरह से कह रहे हैं बोन मैरो रेड ब्लड सेल बनाती है, प्लेटलेट बनाती है, वाइट ब्लड सेल बनाती है, वो वीडियो आप पहले जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी। तो बोन मैरो क्या है? बोन मैरो बनाती है लिम्फोसाइट प्रीकेसर। लिम्फोसाइट प्रीकेसर का मतलब है कि लिम्फोसाइट बनने की पहले की प्रोसेस है। ठीक है, और इसको डिटेल में देखें तो पहले बोन मैरो के अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती है। यही स्टेम सेल आगे जाके लिम्फोसाइट प्रीकेसर में, और ये आगे जाके क्या बनाएगी, लिम्फोसाइट में बनाएगी। और कौन कौन सी लिम्फोसाइट बनाएगी हमारे पास? एक होती है हमारे पास टी लिम्फोसाइट, और एक होती है हमारे पास बी लिम्फोसाइट। इसे हम क्या बोलते हैं, टी सेल बोल दो या बी सेल बोल दो। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, सबसे पहले जो स्टेप होगा ये होगा, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई पैथोजन या एंटीजन कह रहा है कि आपकी बॉडी में अटैक करता है। देखो, पैथोजन एंटीजन क्या है? पैथोजन एंटीजन कुछ मतलब ऐसा एक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म करे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे वायरस हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी को हार्म करेगा वो आपकी बॉडी के लिए एंटीजन या पैथोजन है। अब मान लो कि आपकी बॉडी में सबसे पहले पैथोजन एंटर करता है। याद रखना, अगर आपकी बॉडी में सबसे पहले जो पैथोजन एंटर करा है तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? मैक्रोफेज हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स है जो रिकॉग्नाइज करती है कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन है। वो कैसे है? इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल में डिफ्रेंशिएट कर लेती है। यानी मैक्रोफेज के सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल में डिफ्रेंशिएट कर लेती है, जिससे मैक्रोफेज को पता लग जाता है कौन अपना है कौन अपना नहीं है। अब मैक्रोफेज को पता लग गया कि पैथोजन तो अपना नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो सिग्नल भेजेगी। इसका पॉजिटिव का मतलब है स्टूमुलेट करेगी या सिग्नल भेजेगी। किसको भेजेगी? टी हेल्पर सेल्स को। वो बोलेगी, मैक्रोफेज बोलेगी टी हेल्पर सुनो मेरी बात सुनो। बोलेगी, बोल क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? वो बोलेगी, कोई हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर कर चुका है, तू कुछ कर। वो बोलेगी, अच्छा ठीक है, मैं कुछ कर रही हूँ। तो वो क्या करेगी, टी हेल्पर एक हार्मोन यानी कह रहा है वो सिग्नल भेजेगी टी किलर को। कैसे? लिम्फोकाइनिन को रिलीज करके। टी हेल्पर क्या करेगी, लिम्फोकाइनिन को रिलीज करेगी टी किलर को सिग्नल भेजने के लिए। ठीक है, एक इसको सिग्नल भेजेगी, वो बोलेगी, फिर दूसरा सिग्नल भेजती है वो बी सेल्स को, ठीक है, यानी बी लिम्फोसाइट को। फिर दूसरा सिग्नल भेजती है बी लिम्फोसाइट को। अब देखो, दो काम होते हैं। पहला, जो टी किलर सेल है वो क्या करेगा, जैसे ही इसको लिम्फोकाइनिस का जैसे टी हेल्पर लिम्फोकाइनिन रिलीज करेगी, उसको सिग्नल मिलेगा कि कोई पैथोजन एंटर कर चुका है। तो टी किलर क्या करेगी, अपने कह रहा है कि नंबर को बढ़ाएगी, ताकि जितने भी पैथोजन हो उनको ढूंढ के, चाहे एक ही पैथोजन हो उसको ढूंढ ढूंढ के मार दे। इसलिए अपने नंबर को बढ़ाने लग जाएगी। ठीक है, और जो टी किलर क्या सिक्रेट करती है, टी किलर सिक्रेट करती है लिम्फोटॉक्सिन एंड पैराफोरिन। याद रखना, टी किलर क्या सिक्रेट करती है, लिम्फोटॉक्सिन एंड पैराफोरिन। ठीक है, कब सिक्रेट करेगी? जैसे मान लो टी किलर ने पहले अपने क्लोन बनाए, और जब क्लोन बनाए उसको पैथोजन मिल गया। अब जैसे ही पैथोजन मिल गया तो वो सिक्रेट करेगी लिम्फोटॉक्सिन एंड पैराफोरिन। इनके नाम से समझ मारा, पैराफोरिन यानी पोर्स कर देगी। अब जैसे मान लो ये था हमारे पास, ये था वो माइक्रोब्स, ये था ये माइक्रोब्स। अब ये इसको माइक्रोब्स मिला या पैथोजन मिला तो ये क्या करेगी, इन पैराफोरिन को उसमें रिलीज कर देगी। ये रिलीज कर दिया, इस बॉडी इसके अंदर रिलीज कर देगी। अब जैसे रिलीज कर दिया तो इस पैथोजन के अंदर क्या हो जाएगा, पोर्स हो जाएगा। और जैसे ही पोर्स हुआ तो ये पैथोजन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है, टी किलर कह रहा है कि किसी भी पैथोजन को मार देता है। ठीक, ये तो होगा दो काम। ये तो टी किलर ने कर दिया। अब जो टी हेल्पर ने इसको सिग्नल भेजा था बी सेल्स को, तो बी सेल क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी। देखो, दो कंडीशन होती है। एक बनती है इसमें मेमोरी तो पहली बार में बनेगी नहीं, पहली बार में तो मेमोरी बनेगी, इसका तो कोई रोल नहीं है। इसका दूसरी बार में रोल है। पहली बार में किसका रोल है, प्लाज्मा सेल्स का। अब ये प्लाज्मा सेल मतलब बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, प्लाज्मा सेल के पास जाएगी, और प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देगी। ठीक है, अब एंटीबॉडी कितनी होती है हमारे पास, 5 प्रकार की होती है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इसको कैसे याद करोगे, GAMDE, गैमडा से आप इसे याद कर सकते हो। यानी कि ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ को बनाएगी। अब वो देखेगी कि यार है कि जो पैथोजन है, ठीक है, वो पैथोजन वो किस तरह की डिजीज़ कर रहा है। ठीक है,
यदि वो हमारे फ्लूइड में है, ठीक है, यदि मान लो फ्लूइड का मतलब वो ब्लड में चला गया है तो कौन सी एंटी जाएगी, आईजीजी एंटीबॉडी जाएगी। यदि मान लो वो टिश्यू है, मतलब जो बॉडी का टिश्यू है उसकी सरफेस पर है तो कौन जाएगी, आईजीए जाएगी, ठीक है। या और आईजीएम भी किस में जाएगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। अगर कह रहा है कि वो पैथोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो आईजीएम एंटीबॉडी जाएगी और उसको ढूंढ कर मार देगी उस पैथोजन को। आईजीडी क्या करती है, एक्टिवेशन, ये क्या करती है, एक्टिवेशन करती है बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। और आईजी करती है मतलब मान लो अगर वो पैथोजन एलर्जी वाला है तो आईजी एंटीबॉडी जाएगी और उसको मार देगी, ठीक। कैसे मारेगी, याद रखना, एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में क्या कर देती है, उस जो भी पैथोजन हो जाएगा, मतलब जो भी एंटीजन है इसको न्यूट्रल कर देती है। मारती तो नहीं है खैर, वो न्यूट्रल कर देती है। न्यूट्रल करने की वजह से क्या हो जाता है, वो कुछ काम का नहीं रहता, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी हम बाद में बात करेंगे, इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। ये दो का तो रोल हो गया भाई, हुआ क्या, टी हेल्पर और टी किलर का तो हो गया। जो टी मेमोरी और टी मेमोरी और जो हमारे पास क्या, टी मेमोरी और टी सप्रेसर, इनका काम क्या है, इनका काम ये है। अब सप्रेसर क्या करेगी, सप्रेस करेगी, टी हेल्पर को सप्रेस करेगी और बीटा सेल्स को, यही बोलेगी टी सप्रेसर। टी सप्रेसर बोलेगी रुको रुको, टी हेल्पर रुको, अब वो ज़्यादा सिग्नल मत भेजो, टी हेल्पर रुको, अब बीटा सेल्स को सिग्नल मत भेजो। क्यों मत भेजो, क्योंकि जो पैथोजन है वो मर चुका है, मतलब टी हेल्पर को सिग्नल भेजेगी और बीटा सेल्स को भेजेगी। टी हेल्पर टी के सेल मतलब टी किलर सेल मत बनाओ और बी लिम्फोसाइट मत बनाओ, क्योंकि जो पैथोजन है वो मर चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसलिए सिग्नल भेजती है कि वो बोलते कि टी हेल्पर रुक जाओ, टी किलर रुक जाओ, बी लिम्फोसाइट रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम इस पैथोजन तो मर गया है और पैथोजन के चक्कर में तुम अपनी ही सेल्स को ना मारने लग जाओ। तो इसलिए कह रहा है कि ये सब टी सप्रेसर कह रहा है कि सप्रेस करती है टी हेल्पर को, ताकि सिग्नल टी किलर और बी लिम्फोसाइट सिग्नल ना भेजे और हमारी खुद की बॉडी सेल्स को ना मार पाए, यानी बच जाए, मतलब खुद की सेफ्टी करती है। और टी एम क्या करती है, टी मेमोरी। अब इसने क्या, टी मेमोरी ने क्या करा, ये सब बैठ के देख रही है, अच्छा आखिर हो क्या रहा है, वो देख रही है, अच्छा ये वाला जो एंटीजन है, ये वाला जो एंटीजन है ये इस तरह से डिजीज़ करता है, इसकी इतनी ताकत है, कोई नहीं, आने दो अगली बार जब देखते हैं इसको, जब दूसरी बार आएगा तब बताती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। वो क्या करेगी, जैसे दूसरी बार आएगी वो अब ये सारी कमांड खुद ले लेगी, वो बोलेगी तुम सब चुप रहो मैं देखती हूँ इसे। वो क्या करेगी, वो जल्दी से जल्दी टी हेल्पर पर जाएगी, टी हेल्पर वो तो पहले वाला है, तुम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो। वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बनाएगा और सेकेंडों में उसको मार देगा, ठीक। ये तो हो गई हमारी इसकी। तो फिर से बताता हूँ, बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो कह रहे स्टेम सेल, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होती है जो लिम्फोसाइट बनाती है। दो प्रकार की लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार की होती है, टी एम और टी एस, टी मेमोरी, टी हमारे पास टी सप्रेसर और टी किलर और टी एच। और फिर हमारे बी सेल्स, हमारे भाई मेमोरी और प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी फिर से भाई पहले बार की तरह काम करेगी। प्लाज्मा सेल्स बनाती है हमारे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज़ है। अब ये आगे सारा सिस्टम हो गया है। अब देखो, अब ये जितनी इम्यूनिटी हमने देखी थी, इस इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे, इस इम्यूनिटी को बोलेंगे हम CMIS, सेल मेडिएट इम्यूनिटी सिस्टम। सेल मेडिएट इम्यूनिटी सिस्टम, यानी जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो किसी सेल से मेडिएट है, मतलब सेल से ही तो इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी मिली है वो सेल से मिली है। कैसे भाई, ये सारी सेल से तो है, इन सेल्स ने तो इस एंटीजन को मारा है, तो यानी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई है हमें किससे हुई है, सेल से मिली है, यानी सेल्स मेडिएट इम्यूनिटी। अब ये वाली जो हमें इम्यूनिटी मिली है, यानी जो ये वाली इम्यूनिटी हमें मिली है वो किससे मिली है, वो मिली है हमें एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम, यानी एंटीबॉडीज़ ने उस एंटीजन को मारा है, एंटीबॉडीज़ ने उस एंटीजन को मारा है, तो इसलिए बोले AMIS, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम। यानी कि बी, जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट है, यानी जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम, और जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम हम कह सकते हैं, ठीक है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की। सॉरी, जो हमने बता दिया कि ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी बना लेता है और ये जो भी एंटीजन है उसको मारने का काम करता है। अब वो एक्चुअली में है क्या, एंटीबॉडी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है। अब एक कॉम्प्लेक्स जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी, 2 इसमें लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है, और इन दोनों चेन के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इनके जो मतलब जो एक स्ट्रक्चर है जिसका शेप है वो बायोमॉलिक्यूल्स की तरह होता है। इसको रिप्रेजेंट H2L2 से करते हैं। देखो, ये होती है हमारे पास एंटीबॉडीज़, ये होती है हमारे पास एंटीबॉडीज़। ये देखो, ये हमारे पास जो ये मुंह बन रहा है ना, इस तरह से जो मुंह बन रहा है, ठीक है,
ये क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन का मतलब ये होता है जो फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन जो भी आ रहा है, ये क्या करेगा, इस एंटीबॉडी इस मुंह पे चिपक जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर चिपकेगा तो इसको यहीं लॉक कर देंगे, इसको यहीं पकड़ लेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, यहीं मार देंगे। तो इस तरह से जो एंटीबॉडीज़ है हमें क्या कराती है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराती है, सॉरी। ये क्या हमारे पास पूरी एंटीबॉडीज़ है, और एंटीबॉडीज़ के पास क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ताकि एंटीजन आ सके और यहाँ चिपक सके और इनको ये मार सके। और इस वाली जो लंबी चेन है इसको बोलते हैं हम हैवी, और इसको हम छोटी वाली जो चेन है इसको बोलते हैं हम लाइट। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इनको बोलते हैं डबल एस यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब किस तरह से मैकेनिज्म होती है हमारी इम्यून सिस्टम की। देखो जो हमारा कह रहा है कि छूट गया था। अब इम्यून सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, देखो हमने यहाँ पर 7 डिसऑर्डर लिखे हुए हैं। देखो आपको जो जनरल डिटेल में जो पढ़ना है वो होता है एलर्जी, ठीक है। इसकी हम कह रहे हैं कि इसको हम अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में, पहले इनको देख लेते हैं। एक होता है माइस्थेसिया ग्रेविस। माइस्थेसिया ग्रेविस, माइस्थेसिया ग्रेविस को कह रहा है कि इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर में क्यों रखा गया है। खुद सोचो माइस्थेसिया किसके लिए वर्ड होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो सोचो। चलो आपको नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो माइस्थेसिया ग्रेविस है जो न्यूरॉन्स के लिए, न्यूरॉन में आता है ये वर्ड। कैसे याद करोगे, देखो इसमें इम्यून सिस्टम इसलिए बोला है क्योंकि माइस्थेसिया ग्रेविस में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनती है ना, जो एंटीबॉडीज बनती है वो हमारे एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के अगेंस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन नहीं होता। अगर आपने ये वाला एक्सॉन, अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या हो, ये इस तरह से मान लो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। देखो ये हमारे पास सेल बॉडी एक तरीका से, ये एक्सॉन है, एक्सॉन यहाँ पर डेंड्राई निकले हुए हैं, ये हमारे पास एक्सॉन है, और ये हमारे पास सिनेप्टिक नोब का सिनेप्टिक नोब है इस तरह से। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, जो नर्व कंडक्शन हो रहा है सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से इसके टर्मिनल वाले पार्ट में गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ से कह रहा है कि जब दूसरे वाले न्यूरॉन हो गए, ऐसे ही दूसरा न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन है, अब ये दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा, यहाँ पर एक केमिकली अंदर कैसा हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया, और जो बाहर कैसे जाएगा केमिकल सिग्नल। कैसे, यहाँ पर सिनेप्टिक नोब में एक एसाइटिल कोलिन भरा होता है, वो रिलीज होता है, ठीक है। और जब दूसरे पे न्यूरॉन में जाता है इसे सिग्नल मिल जाता है, ठीक है, ये सिग्नल काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन जाती है, इस एसाइटिल कोलिन के अगेंस्ट बन जाती है। यानी जो एंटीबॉडी बन गई वो एसाइटिल कोलिन अगेंस्ट के बन गई, जिससे क्या होगा, नर्व का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, सिग्नल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये होता है माइस्थेसिया ग्रेविस में। अब तीसरा होता है पेनिसिलिस एनीमिया। देखो पेनिसिलिस एनीमिया क्या होता है, इसमें किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, इसमें बनती है CIF के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। किसके अगेंस्ट बनती है, CIF के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक। और इसमें किसके बनती है, कॉलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ आप इसे भी लिख सकते हो। कॉलिन, कौन सा कॉलिन, एसाइटिल कॉलिन, ठीक। इसमें बनते हैं CIF के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। मतलब सर क्या है, इस CIF के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने से कह रहा हमें एनीमिया कैसे हो जाएगा। देखो अगर आपको याद हो, देखो स्टोमच में प्रेजेंट होती है ग्लैंड जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक सेल्स होती है जिसका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टोमच के अंदर होती है ग्लैंड जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। और ये ऑक्जेंटिक सेल आगे जाकर रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, CIF, ठीक है, गैस्ट्रिक इंटेंसिव फैक्टर। और ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्बेशन के लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्बेशन के लिए। अगर CIF है तो विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन होगा। और विटामिन B12 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए, यानी आर्थ्रोपोसिस के लिए, ठीक है। यानी कि CIF है तो विटामिन B12 की एब्जॉर्बेशन होगा और रेड ब्लड सेल बनेगी। अभी एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है CIF के। अगर CIF के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा और रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक। ये होगा पेनिस अनीमिया। अब हम बात करते हैं किसकी, रियोमेटोइड आर्थराइटिस की, ठीक है। अब इसमें जो कह रहा है कि एंटीबॉडी बनती है वो किसके बनती है, साइनेबल फ्लूइड के अंदर। अब ये साइनेबल फ्लूइड किसके अंदर होता है, जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर एक कैर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर साइनेबल फ्लूइड बनती है, यानी साइनेबल मेम्ब्रेन के अंदर साइनेबल फ्लूइड होती है। और इसी फ्लूइड के अंदर कह रहा है कि क्या हो जाती है, इसी फ्लूइड के लिए कह रहा है कि एंटीबॉडीज बन जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम देखो, ये तो हमको पता नहीं है क्या फैक्टर है या क्या रीजन है जिसके अगेंस्ट कह रहा है कि बॉडी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, बस है, ठीक है। इसका अभी तक वो अननोन है। हुआ क्या, साइनल फ्लूइड के अंदर क्या है, इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है और धीरे धीरे साइनल फ्लूइड वो कम होने लग जाता है और आपके जो जोड़ है वो सख्त होने लग जाते हैं और आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है। फिर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के अगेंस्ट है। एम फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एम फॉर माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ क्या है, वही न्यूरॉन वाला यही वही न्यूरॉन वाला है कि जब ये न्यूरॉन होता है, ये सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है। एक्सॉन पे कह रहा है कि एक स्वान सेल्स होती है, एक्सॉन में स्वान सेल प्रेजेंट होती है, और इन स्वान सेल प्रेजेंट होती है तो इसी को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। अब इसी के अगेंस्ट क्या हो जाती है, हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाती है। अब हम बात करते हैं कौन सी, हाशिमोटो डिजीज़ की। अब हाशिमोटो डिजीज़ में क्या होता है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। देखो बच्चों, आप मुझसे ये मत पूछना सर ये एंटीबॉडी इनके अगेंस्ट क्यों बन रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं डिस्कवर पाए, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, तो मुझे ही क्या पता होगा, ठीक है। फिर आती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस 1। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज बनती है आपकी बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज क्या करती है, ये इंसुलिन को रिलीज करती है, ठीक है। ये इंसुलिन को बनाती है, और इंसुलिन क्या करता है, जो भी आपके ब्लड में शुगर होता है उसको कम करने का काम करता है। अब मान लो हुआ क्या, अब एंटीबॉडीज बन गई बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज के लिए, ठीक है। अब बीटा सेल ही कह रहा है पेनक्रियाज की नहीं रही, तो इंसुलिन तो आपकी बॉडी में कम बनेगा। इंसुलिन कम बनेगा तो जो ब्लड मतलब जो शुगर आपके ब्लड में पड़ा रहेगा, अगर आपकी बॉडी में शुगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया, यानी जो शुगर का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया, यानी जो टॉयलेट में कह रहा है कि शुगर आने लग जाएगा, चींटे लगने लग जाएंगी, कीटोन बॉडी बनने लग जाएंगी। पॉलीफेगिया यानी भूख बहुत आपकी जो बॉडी की सेल्स है उनको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी। देखो आई होप मैंने अच्छे से आपको इसे समझाया होगा। अब हम बात करते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी की, मैंने बोला था ना कि एलर्जी का हम अलग से टॉपिक लेंगे। देखो अब इस एलर्जी में हाइपर सेंसिटिविटी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो आपका जो रिस्पॉन्स, देखो ये होता है कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देना, ठीक है। अभी तो यही करते हो, मतलब बात छोटी सी या कभी कभी इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, तो यही वाली बात है। एलर्जी में भी क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि जाने हमारे बॉडी में क्या आ गया। भाई आप क्या होते, आप धूल मिट्टी में कभी खेले होते नहीं हो। अब जैसे मान लो कोई शहर का लड़का है, वो कभी धूल मिट्टी में नहीं खेला, बाहर गाँव में चला गया धूल मिट्टी में, नाक चल गई, आँखों में से पानी आ गया, गले में से सीटी बजने लगी। क्यों हुआ, क्योंकि जैसे उसमें डस्ट सेल्स आई वो आपकी बॉडी में, तो इम्यून सिस्टम को लगेगा अरे भाई इतनी सारी डस्ट सेल, क्या है, मतलब कैसी बॉडी है। तो जो मतलब उसको समझ में नहीं आएगा इम्यून सिस्टम में करूँ क्या, वो क्या करेगा, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनवा देगा, टी किलर टी हेल्पर सबको एक्टिवेट कर देगा। जो आपका इम्यून सिस्टम है इसको इतना ज़्यादा एक्टिव कर देगा, इतना ज़्यादा एक्टिव कर देगा जिसकी वजह से कह रहा है कि हमें एलर्जी हो जाती है। देखो अब एलर्जी की बात करते हैं तो डेफिनेशन यही है, जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन्वॉल्वमेंट है। अब कुछ एंटीजन हमारे इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। अब जैसे ही फीमेल भी होती है वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। अब इसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है, यानी आईजी एंटीबॉडीज होती है, मतलब इसकी प्रोडक्शन ऑफ आईजी एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। मतलब यही एंटीबॉडी है जो इसको जो भी एंटीजन प्रेजेंट है इसको मारने कौन करेगी, आईजी करेगी। फिर सब्सटेंस प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स एलर्जन, मतलब जो भी कह रहा है हमारे बॉडी में आ रहा था ना, मतलब जो डस्ट आ रही थी, क्या कह सकते हैं, जैसे माइटिन डस्ट आ सकते हैं, डस्ट मतलब डस्ट के पार्टिकल्स, कुछ माइटिन डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए, एनिमल का डेंडर हो गया, ठीक है। ये इनके अगेंस्ट जो हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। रीजन क्या है, रीजन यही है, हमारी बॉडी में रिलीज होता है केमिकल, ठीक है, किससे, हमारी बॉडी में मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल रिलीज करती है हिस्टामिन एंड सेरोटिन के, ठीक है। सेरोटिन क्या करता है, हमारे पास सेरोटिन क्या रहेगी, हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, हिस्टामिन वेसो डायलेटर होता है। सिम्टम क्या कहते हैं, स्नीजिंग होने लगेगी, आंखों में पानी आ जाएगा, नाक बहने लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, ये इसके सिम्टम्स है। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट यही है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले लो, क्योंकि इसमें क्या रहा है, जो आपका हिस्टामिन है वो कह रहा है बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज हो रही है, तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, एड्रेनल ड्रग एंड स्टेरॉइड ड्रग्स। थैंक यू गाइस, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। छोटा सा चैप्टर है, इसमें एमसीक्यू इंपॉर्टेंट को एमसीक्यू ज़्यादा आने की संभावना रहती है, ठीक है। मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया है ताकि आपको ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत ना पड़े और फ्लो चार्ट की मदद से अच्छे से ये चैप्टर हो सके।